विशाल कक्ष के रूप में जिसका निर्माण हो चुका है, उसके लोकार्पण के अवसर पर आप सब लोगों ने अभी जिनको सुना और जो स्वर्गीय शेर सिंह कार्की जी का जो स्वप्न था इस क्षेत्र का, शिक्षा के क्षेत्र में मातृशक्ति के लिए जो आश्रम है उसका किस प्रकार से विस्तार हो, उसको साकार रूप देने का काम जिनके अथक प्रयासों से हो रहा है और जो लगातार विगत मैं समझता हूं कई दशकों से इस प्रयास में उसको आगे बढ़ाने का काम जिनके माध्यम से हुआ। उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय कोश्यारी जी, मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष, जिला पंचायत पिथौरागढ़ की अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, हमारे इस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बिशन सिंह तुफाल भूसंदा, हमारे गंगोली हाट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय फकीर राम टमटा जी, विद्या भारती के पूरे संगठन को पूरे प्रदेश के अंदर जो गति देने का काम करते हैं, आदरणीय भुवन जी, प्रदेश संगठन मंत्री विद्या भारती, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय केदारदत्त जोशी जी, पार्वती जगाती सरस्वती बिहार और इस पूरे कार्यक्रम और सभी को संचालन जिनके जिम्मे में है, प्रबंधक के नाते जो लगातार हम सब लोगों के बीच में जो समन्वय का काम करते हैं, आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, अध्यक्ष शेर सिंह कार्की सरस्वती बिहार मोहानी, आदरणीय पूरनचंद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेश चंद्र जोशी जी, ब्लॉक प्रमुख कनाली सिन्हा सुनीता जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी प्रधानाचार्य पार्वती जगाती सरस्वती बिहार, डॉक्टर मुकुल चंद कांडपाल जी, श्री सुरेश सुयाल जी अध्यक्ष महिला आश्रम मोहानी, भाई धीरज बिष्ट जी, राजेंद्र प्रसाद जोशी जी आचार्य जी, इस महिला आश्रम के सचिव आदरणीय रणजीत सिंह झाला जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई गिरीश जोशी जी, राकेश देवलाल जी, भाई दीपक सिंह कार्की जी, सुनीता बाटला जी, ब्लॉक प्रमुख कविता चुफाल जी, ब्लॉक प्रमुख गिरिहाट एवं मंचा सिंह, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वरिष्ठ महानुभाव इस कार्यक्रम में पधारे, आश्रम की हमारी आदरणीय मातृशक्ति और दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं और विद्यालय के जिनके निमित्त ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यालय के मेरे सभी भैया और बहन, मैं सबसे पहले तो आज जो एक बहुत ही भव्य यहाँ पर सभागार का निर्माण लोकार्पण संपन्न हो गया है, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस पुण्य धरा पर स्थित विद्यालय के प्रांगण में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हालांकि पिछले वर्ष भी मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम बना था और आना भी मैं चाह रहा था और कार्यक्रम लग भी गया था, लेकिन उसी दौरान काफी ज्यादा मौसम खराब हो गया 2021 में और उसके कारण से उस समय नहीं आ पाया। लेकिन आज आकर निश्चित रूप से बहुत ही, मैं सच कहूं तो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और यहाँ का जो प्रांगण देख रहा हूं, जिस प्रकार से एक बहुत ही दिव्यता की ओर और सबके प्रयासों से लगातार जिस प्रकार से श्रद्धेय कोश्यारी जी ने यहाँ पर कहा कि इसको उद्यमिता के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में और जो आज मातृशक्ति के लिए अनेकों स्टार्टअप
अनेकों जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं विभिन्न क्षेत्रों में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से चल रहे, तो ये क्षेत्र भी आने वाले समय में एक बड़ा केंद्र इस दिशा में बनेगा, और सरकार का भी और हम सब लोगों का भी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार सारे काम नहीं कर सकती। आपकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे इतना बड़ा यहाँ पर जो एक प्रांगण निर्मित हो रहा है, ये सबके सहयोग से हो रहा है। उसी प्रकार से ये जो उद्यमिता के क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए और जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और श्री कोश्यारी जी ने जो कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का एक तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को अपने अपने स्थानों पर, हम जिस प्रकार से भी हमारे अंदर जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल, उस क्षमता का उपयोग कहीं न कहीं चाहे अपने स्वयं के लिए करें, और स्वयं के लिए करेंगे, अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए करेंगे, अपने ग्रामीण परिवेश के लिए करेंगे, ग्राम सभाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी मातृशक्ति यहाँ पर है। आज मैं यहाँ पर इतनी बड़ी मातृशक्ति को देखकर और अनेकों स्थानों पर प्रदेश के अंदर में जहाँ भी जाता हूँ, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि जितने भी हमारे सरकारी स्टॉल लगे होते हैं, उन सारे सरकारी स्टॉलों पर हमारी जो मातृशक्ति है, जो उनके द्वारा अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिन स्थानीय उत्पादों का वो आज निर्माण कर रहे हैं, जिनका विपणन कर रहे हैं, बाजारों में बेचने का काम कर रहे हैं, अपने हिलांस और हिमाद्री के नाम से जो हमारे यहाँ के जो ब्रांड है, उन ब्रांडों के माध्यम से उनकी मार्केटिंग हो रही है। हालांकि हम उसको आगे एक जगह पर इंटीग्रेटेड करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हम उन उत्पादों को देखते हैं, तो आप सच मानिए कि कई बार ऐसा होता है कि ये उत्पाद हमारे, ये बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, जिनको मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल करने का काम करते हैं, जिनको मेरी माताएं बहनें उत्तराखंड की, जिनको निर्मित करने का काम करती है, जिनको बनाने का काम करती है। आज जो भावराव देवराज जी के नाम से ये सभागार बना है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि पूज्य हेडगेवार जी ने जिन नवयुवकों को अपने स्नेह से सिंचित कर देश भर में समाज का काम करने के लिए, राष्ट्र का काम करने के लिए, जिनको पूरे भारत भर के अंदर भेजा था, उनमें से स्वर्गीय भावराव जी ने, श्रद्धेय कोश्यारी जी तो उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने भी संघ के काम को आगे बढ़ाया था, समाज के काम को आगे बढ़ाने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने का काम और राष्ट्र सेवा में लगाने का काम स्वर्गीय भावराव देवव्रत जी ने किया था। और उनका कथन था कि व्यक्ति को संगठन से जोड़ने की जो अद्भुत कला उनके अंदर थी, उसका चूंकि मैं भी आज यहाँ पर भावराव देवव्रत सभागार का जहाँ लोकार्पण हो रहा है, मैं विश्वविद्यालय के दिनों में लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था, तो उस समय हम लोगों ने स्वर्गीय भावराव देवव्रत की स्मृति में एक लखनऊ विश्वविद्यालय में विशाल द्वार का निर्माण किया था। इसलिए चूंकि बचपन से कभी हमको उनके साथ काम करने का प्रत्यक्ष रूप से कभी ऐसा अवसर नहीं मिला, लेकिन जितना भी उनके बारे में सुना, मैं आज इस अवसर पर उस महान विभूति को भी सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि जिनकी प्रेरणा से आज हजारों लाखों ऐसे एक प्रकल्प चल रहे हैं, जो आम जन समुदाय के कहीं न कहीं उनके उत्थान के लिए अपने कामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। विद्या भारती बहुत सारे प्रकल्प चला रही है, जैसा भुवन जी ने यहाँ से बताया, और विद्या भारती के प्रकल्पों में परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का भी प्रयास है कि उन सभी प्रकल्पों को, उन
जो भी हमारे प्रकल्प चल रहे हैं, विद्यालय चल रहे हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जिस प्रकार से भी हो सकता है, उस योगदान को हम लोग सुनिश्चित करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं जो यहाँ पर हैं, निश्चित रूप से क्योंकि ये विद्या अध्ययन का अवसर, शिक्षा अर्जन का अवसर और एक शिक्षार्थी के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में ये एक ऐसा समय है, ये ऐसा कालखंड है कि ये हमको जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ से सोचूं कि मैं दोबारा से, जैसे हमारे विद्यार्थी भैया बहन बैठे हैं, तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ, या मंच पर जितने लोग हैं जो अभी विद्या तो कोई अंत नहीं होता है। कई बार मैं दीक्षांत में जाता हूं तो मैं उनसे भी कहता हूं कि ये दीक्षांत तो हो रहा है लेकिन शिक्षांत नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से जो हमारे आचार्यगण हैं उनका भी बहुत बड़ा प्रयास रहता है। माता पिता के बाद अगर दूसरी शिक्षा देने का काम अगर कोई करते हैं तो हमारे विद्यालय में हमारे आचार्यगण करते हैं, हमारे शिक्षकगण करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व आज भारत की जो शक्ति है और जो भारत की महान परंपरा है, ज्ञान परंपरा है, उससे कहीं न कहीं परिचित हो रहा है। बल्कि आज प्रत्येक क्षेत्र में सारा विश्व हमारा अनुसरण कर रहा है। आप देखिए, जब कोरोना महामारी देश के अंदर आई थी तो संपूर्ण विश्व के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। उस समय WHO भी ये सोच रहा था कि भारत के अंदर इस बीमारी को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, भारत पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। ऐसे समय में भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, पहले तो आप लोग जरा उस कालखंड को थोड़ा सा हम पीछे जाएं, थोड़ा याद करें कि कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। उस समय में लोग कहने लगे थे कि ये वैक्सीन कब बनेगी, वैक्सीन कब आएगी। एक कालखंड था जब देश के अंदर पोलियो आया था, तो पोलियो के लिए 1 दशक से भी ज्यादा समय तक पोलियो की वैक्सीन नहीं आ पाई। तो लोग उसी प्रकार से सोच रहे थे कि अब ये कोरोना की भी वैक्सीन नहीं आएगी। और प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर ही 1 नहीं 2 वैक्सीन स्वदेशी निर्मित करने का काम किया। और इतना ही नहीं, देश के संपूर्ण जनता को 1 वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन नहीं, तीसरी वैक्सीन भी निःशुल्क रूप में लगाने का काम हुआ। और उसके कारण से जहां भारत के अंदर कोरोना महामारी व्यवस्थित हो गई, पूरा देश कोरोना महामारी से कहीं न कहीं उसने डटकर मुकाबला किया। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, वो भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का नया भारत अपनी प्राचीन शैक्षिक और सांस्कृतिक पद्धति को केंद्र में रखते हुए निरंतर बदलाव की ओर अग्रसर है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21वीं सदी के अनुरूप जो नई शिक्षा नीति है उसको अपनाया गया है। देश के युवाओं के संपूर्ण विकास हेतु इस नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक नए विश्वास की नींव रखेगी। एक नया अध्याय लिखने का काम इस नई शिक्षा नीति के रूप में होगा। मुझे आज यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां नई शिक्षा नीति को हमने बहुत ही प्रभावकारी ढंग से इसको लागू किया है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, विद्यार्थी काल के जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है जहां पर पहुंचकर हमें ये एहसास होता है कि जीवन यात्रा का असल लक्ष्य क्या है, हमको जाना कहां है, हमको किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। इस यात्रा में हम कई असाधारण क्षणों का अनुभव करते हैं और इस यात्रा का जो यादें हैं, इसकी स्मृतियां हैं, वो संपूर्ण जीवन भर हमारे साथ चलती हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों से आज यह भी कहना चाहता हूं कि जीवन में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ सीखने की इच्छा को बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है।
ज्ञान मनुष्य के जीवन में अंतिम क्षण तक सीखता रहता है, अंतिम क्षण तक कोई न कोई शिक्षा उसको मिलती रहती है। आप हमेशा अपने अंदर एक विश्वास का भाव रखिए कि आप विशिष्ट हैं, आप सबसे अलग हैं और अपने आप में पूर्ण हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि आज पूरा विश्व आप जैसे युवाओं के, आप जैसे हमारे आने वाले कर्णधारों के लिए और जो हमारे देश की आजादी का 75वां अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया और हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है। जब भी मुझे शिक्षा जगत के महानुभावों के साथ या इस प्रकार के जो संस्थान हमारे हैं, जो कहीं न कहीं दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, अपने प्रयत्न कर रहे हैं और इन संकल्पों को, कुछ संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन सबके बीच में जब भी आने का अवसर मिलता है तो मैं एक बात जरूर कहता हूं कि हमें श्रेष्ठ उत्तराखंड, हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी उत्तराखंड बनाना है। उसके लिए आप सभी महानुभावों का जो आशीर्वाद है, आप सभी का सहयोग है, निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में हमको प्राप्त हो और हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने देखिए नई शिक्षा नीति देश प्रदेश के अंदर लागू कर दी है, नई खेल नीति हमने लागू की है। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जो कमेटी का हमने गठन किया था, वो कमेटी हमारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और ड्राफ्ट उसका तैयार हो रहा है। जैसे ही ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा वैसे ही हम नए प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर देंगे। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर धर्मांतरण की शिकायतें अनेकों स्थानों से लगातार आ रही थी। एक पाप की तरह धर्मांतरण हो रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कहीं लालच देकर, कहीं डराकर, कहीं धमकाकर, कहीं प्रलोभन देकर, कहीं मनगढ़ंत बातें करके। भाइयों बहनों, इस धर्मांतरण को रोकने के लिए भी हम कठोर कानून लेकर आए। धर्मांतरण विधेयक हमने विधानसभा के अंदर पारित कर दिया है। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर हमारे आने वाले जितने भी प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह न रहे और ये नकल का काम जो लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि ये विद्या का प्रांगण है, मां शारदा का प्रांगण है, यह भी मैं कहना चाहता हूं कि लंबे समय से चलने वाले इस काम को हमने रोकने का काम किया है और 92 से भी अधिक लोगों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। इतना ही नहीं, जो देश दुनिया का सबसे कठोर कानून प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वालों के लिए लेकर आए हैं कि अब अगर कोई नकल में पकड़ा जाएगा, नकल करवाते हुए कोई सरगना, कोई माफिया गिरोह उसमें सम्मिलित होगा तो हमने उम्र कैद तक की सजा का उसमें प्रावधान किया है। और इतना ही नहीं, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी हमने प्रावधान किया है। जो परोक्ष रूप से भी इस नकल के काम में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो परीक्षार्थी ये नकल के काम में पकड़े जाएंगे उनको पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल का डीबार होगा, 3 साल तक किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। अगली बार पकड़े जाएंगे तो 10 साल तक किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। भाइयों बहनों, ये काम हमने इसलिए किया कि हमें जो एक गरीब माता पिता है, उसके गरीब माता पिता के बेटे के पास, बेटी के पास अगर कोई धन होता है, कोई